जिनको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन या इलिमिनेशन। अब काइनेटिक का मतलब ही होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट होगा, किसी भी चीज का मूवमेंट अगर होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अगर मूवमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तभी मूवमेंट हो पाएगा। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर आप घर से निकलते हो तो ऑटो रिक्शा पकड़ते हो, अगर हमें लखनऊ जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो अगर हम बस स्टैंड जाएंगे, बस स्टैंड से बस पकड़ेंगे तभी तो हम पहुंच पाएंगे। तो बस क्या हो गई, हमारी ट्रांसपोर्टर हो गई। और बस को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मतलब फ्यूल चाहिए, तभी तो वो लखनऊ से आगे दिल्ली पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब ही है कि मूवमेंट, और मूवमेंट कराने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी में होगी तभी मूवमेंट होगा, अगर मूवमेंट होगा तभी हम साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ड्रग ट्रांसपोर्ट, ड्रग कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। जब कोई मूवमेंट होता है ड्रग का, तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी लगती है तभी वो ड्रग मूवमेंट करती है। ठीक है, फिर अगर मूवमेंट होगा तो ट्रांसपोर्टर्स की भी हेल्प चाहिए उसको एक साइड, एक जगह से उसके साइट ऑफ एक्शन तक ले जाने में। तो कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनको हम देखेंगे। क्या है, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड फोर्थ क्या है, पिनोसाइटोसिस। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है दोस्तों, पैसिव डिफ्यूजन में होता है कि इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब हाई से लो। अब कोई बॉल है, अगर हम उसको थर्ड फ्लोर से नीचे फेंक रहे हैं तो उसमें कहाँ एनर्जी लग रही है, ठीक है, वही बॉल को जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एनर्जी लगती है। ठीक है, यही होता है तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब हाई से लो की तरफ ये ट्रांसपोर्ट होता है। ये ड्रग एब्जॉर्प्शन का मोस्ट कॉमन मोड है, मतलब ज्यादातर इसी डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन से ही ड्रग जो होती है एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये भी जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब ये कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड होता है, हाई से लो। लेकिन इसमें क्या होता है कि कैरियर जो होते हैं वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसमें कैरियर होता है, एक सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, है ना, ये सब कैरियर होते हैं जो ड्रग मॉलिक्यूल को एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन तक ले जाते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, कैरियर की जरूरत पड़ती है, लेकिन एटीपी की कोई भी जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स। थर्ड क्या है तुम्हारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव है मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट लग रही है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, तभी ये एक्टिव है। अगर एटीपी लग रही है मतलब एनर्जी लग रही है, तो क्या होगा, वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है। मतलब हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ बाल फेंक रहे हैं जब, तब एनर्जी को लगा रहे हैं, तभी वो एक लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें भी कैरियर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, फाइन, फोर्थ क्या है हमारा, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, इसमें भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये जो होता है इसमें ग्रेडियंट जो होते हैं, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है वेसल्स के द्वारा होता है, और वो एक्जोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज कर देता है। मतलब जो होता है वेसल्स जो होता है वो ड्रग को इंगल्फ करेगा, उसमें एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, फिर वो जो होगा एक्जोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज कर देगा। तो इसमें ना तो कंसंट्रेशन की ग्रेड रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ना तो एटीपी की रिक्वायरमेंट है। ओके, फिर हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जो वेसल्स होती हैं वो ड्रग फॉरेन पार्टिकल जो होता है, ड्रग जो हुआ हमारा, उसको इंगल्फ करती हैं, और इसमें कंसंट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, ना तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को वेसल्स
के द्वारा इंगल्फ करना, ठीक है, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन नहीं जरूरत होती है और इसमें एटीपी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसी में अगर हम बात करें तो जो फॉरेन पार्टिकल्स, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो है सॉलिड है, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, सेल ईटिंग। अगर सॉलिड पार्टिकल है, अगर वो सेल जो होगा ईट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइगोसाइटोसिस। वही फॉरेन पार्टिकल अगर लिक्विड में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस, मतलब सेल ड्रिंकिंग। समझ आया? अगर कोई फॉरेन पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में है तो सेल क्या करेगी, ईट, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइगोसाइटोसिस। अगर फॉरेन पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में है तो सेल क्या करेगी, ड्रिंकिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। एग्जाम्पल क्या है इसका, रेबीज वैक्सीन। पिनोसाइटोसिस का एग्जाम्पल क्या है, रेबीज वैक्सीन। वही, अब इंगल्फ तो कर लिया, मतलब एंडोसाइटोसिस तो हो गई, अब एक्जोसाइटोसिस भी तो होनी होगी। तो एक्जोसाइटोसिस क्या है कि जब पार्टिकल्स हमारा ब्रेक डाउन होगा उसके बाद वो सिंपल इजिली सेल से एग्जिट कर जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्जोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। जो काइनेटिक्स में चार प्रिंसिपल हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है कैसे होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड इज अनचेंज फ्रॉम और अनआयोनाइज। जो मूवमेंट होगा ड्रग का, जिस भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हम ड्रग को इंजेक्ट इंसर्ट करवा रहे हैं या इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्रग का मूवमेंट जो होगा ब्लड तक, ठीक है, वहां तक पहुंचने में उस ड्रग का जो फॉर्म होगा वो अनचेंज रहेगा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी ड्रग जो है उसका मूवमेंट हो रहा है किसी भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक, तो उस ड्रग का जो फॉर्म होगा वो अनचेंज फॉर्म रहेगा, मतलब जैसे कि तैसी बनी रहेगी, ठीक है। इसलिए उसमें क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, अनआयोनाइज्ड फॉर्म कहते हैं। और जितनी भी ड्रग्स हैं वो ज्यादातर वीक एसिड या वीक बेस फॉर्म में ही रहेंगी, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हम दे रहे हैं तो क्या हो सकता है, क्रोजन काज हो सकता है, ठीक है, अल्सर हो सकता है। इसलिए हम ज्यादातर जो ड्रग्स की नेचर रहेगा वो वीक एसिड या वीक बेस फॉर्म में ही रहेगा। नॉन पोलर और पोलर फॉर्म, दो तरह का नेचर होगा ड्रग का, या फिर वो नॉन पोलर होगा या पोलर होगा। नॉन पोलर जो होंगे वो क्या होंगे, लिपिड सोल्यूबल होंगे जिसको हम लिपोफिलिक कहते हैं। और जो पोलर होंगे, पोलर नेचर का ड्रग होगा वो होगा वाटर सोल्यूबल जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और जो नॉन पोलर जो ड्रग होगी वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। ओके, जो नॉन पोलर ड्रग रहेगी वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, जबकि जो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी ड्रग वो पोलर ड्रग कहलाएगी। ओके, तो मोस्टली क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारा ड्रग का, वो जो होता है नॉन पोलर कंपाउंड के साथ होता है, जबकि कोई भी पोलर कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। फिर देखते हैं कि एसिडिक ड्रग जो होती है वो एसिडिक पीएच पर, जो एसिडिक ड्रग का नेचर है वो एसिडिक पीएच पर एब्जॉर्प्शन जो होता है अच्छा देता है, अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है उसका। वही बेसिक ड्रग जो होगी वो बेसिक पीएच पर एब्जॉर्प्शन अच्छा देगी, ठीक है। अगर नेचर अलग हो गया, एसिडिक ड्रग है, बेसिक पीएच मिल रहा है उसको, तो एब्जॉर्प्शन वहां वहां पे क्या होगा, नहीं होगा। अब बात कर, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, वीक एसिडिक ड्रग, कोई भी वीक एसिडिक ड्रग है जिसकी एस्पिरिन है, ठीक है, वीक एसिडिक ड्रग है, इसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म रहेगा कहाँ पे, स्टमक में, क्योंकि स्टमक में क्या रहेगा, स्टमक में एसिड है, तो वहां पे इसका एब्जॉर्प्शन रहे होगा, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। तो स्टमक में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो बेटर होगा। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, वीक एसिडिक ड्रग, मॉर्फिन या क्यूनिडीन ले लिया हमने, तो उसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म कहाँ रहेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा, ठीक है। क्योंकि इंटेस्टाइन में हमारा कैसा पीएच होता है, अल्कलाइन नेचर का, बेसिक नेचर का, ठीक। तो वहां पे
मॉर्फिन का या क्विनिडीन का एब्जॉर्प्शन जो होगा बेटर होगा इंटेस्टाइन में। ओके, तो मतलब क्या है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, वो वाला कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। फिर जो देखते हैं कि ड्रग किस नेचर की है, क्या मीडियम होगा और किस फॉर्म में रहेगी और उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, या फिर वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर एसिडिक ड्रग है, एसिडिक मीडियम मिल रहा है, तो कैसी फॉर्म में रहेगी, अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगी। अगर अनआयोनाइज रहेगी तो क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल रहेगी और वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। उसी तरह बेसिक ड्रग हम लेते हैं तो बेसिक मीडियम होगा तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा और सॉल्युबिलिटी जो होगी वो लिपिड सॉल्युबल रहेगी और मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। उसी तरह अगर एसिडिक ड्रग लेंगे, मीडियम जो कर देंगे हम बेसिक कर देंगे तो वो आयनाइज फॉर्म में हो जाएगी और वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी और वो इजिली जो है हमारे बॉडी से एक्सक्रीट कर जाएगी या एलिमिनेट कर जाएगी। तो यही उसी का रिवर्स हो जाता है, बेसिक वाले में भी वही हो जाता है। बेसिक ड्रग अगर है तो मीडियम अगर हम एसिडिक कर देते हैं तो वो आयनाइज फॉर्म में हो जाती है और सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, तो क्रॉस कर जाएगी, नहीं करेगी क्रॉस सेल मेम्ब्रेन को। ओके, ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारा एब्जॉर्प्शन का। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन में। कौन से फैक्टर एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब सहयोग देंगे। तो तीन फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। इसमें है फार्मास्यूटिकल फैक्टर, सेकंड है ड्रग फैक्टर, थर्ड है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर में हम देखते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम, इस ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है, डिसोल्यूशन टाइम कितना है, फॉर्मुलेशन पार्टिकल साइज कितना है। ये किस में आता है, फार्मास्यूटिकल फैक्टर में। अब डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, कितना जो ड्रग है हमारा कितने टाइम में वो टूट रही है, मतलब वो कितने टाइम में वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, छोटे 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 टुकड़ों में वो टूट रही है, उसको हम क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन टाइम। नेक्स्ट क्या है, डिसोल्यूशन टाइम। डिसोल्यूशन क्या होता है दोस्तों कि वो जो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है ड्रग, अब वो हमारे लिक्विड में कितने टाइम में वो डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन टाइम। फार्मूलेशन ऑफ पार्टिकल साइज, कितना पार्टिकल साइज हम फार्मूलेट किया था हमने, कितना पार्टिकल साइज था उस ड्रग का, वो भी फार्मास्यूटिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, ड्रग फैक्टर। ड्रग फैक्टर में हम देखते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी और पीएच एंड आयोनाइजेशन। तो लिपिड सॉल्युबल अगर ड्रग होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, इजिली होगा, ठीक है। पीएच डिपेंड करेगा एसिडिक पीएच पे है या बेसिक पीएच पे है, कौन से हमारा नेचर है ड्रग का, ये पीएच पर डिपेंड करेगा। फिर आयोनाइजेशन होगा ड्रग का, ठीक है। तो ये क्या होगा ड्रग फैक्टर्स में, क्या है, कौन सा फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में हम देखते हैं कि सरफेस एरिया, जीआई मोटेलिटी, प्रेजेंस ऑफ फूड, डिजीज कंडीशन एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब जैसे कि हम बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर में, तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया मैटर करता है एब्जॉर्प्शन में। जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन बेटर होगा, ठीक है। साइज की भी बात करें तो जितने स्मॉल साइज पार्टिकल्स होंगे ड्रग के, उसका उतने एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। जीआई मोटेलिटी की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी अगर बनी रहेगी तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो बेटर रहेगा। प्रेजेंस ऑफ फूड, अगर फूड है तो कहीं ना कहीं वो बैरियर का कॉज करेगा, ठीक है, बैरियर की तरह कॉज करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि वो ड्रग का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, विद फूड दिया जाने वाली ड्रग है या विदाउट फूड दी जाने वाली ड्रग है। तो ये क्या करेगा, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर जो है इस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ फूड पे। फिर डिजीज कंडीशन, अगर किसी भी पेशेंट डिजीज कंडीशन है किसी पर्सन की, तो वो भी डिपेंड करेगा कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसा रहेगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये भी एब्जॉर्प्शन पर एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। ड्रग आयोनाइज होगी, कम होगी, तो एब्जॉर्प्शन जो होगा उसका कम होगा, सिंपल सा है। अगर कोई भी ड्रग है उसका आयोनाइजेशन अगर कम हो रहा है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। उसी तरह हाईली लिपोफिलिक और हाईली हाइड्रोफिलिक जो ड्रग होंगी उनका जो होगा पुअर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, बायो अवेलेबिलिटी। ओके, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है दोस्तों, जो फ्रिक्शन होता है ड्रग का, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना रीच कर रहा है, मतलब जो ड्रग के
छोटे छोटे विभाजित पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे, वो कितनी सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? बायो अवेलेबिलिटी। मतलब इट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग दैट रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी जो होती है आईवी की रूट के थ्रू 100% देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर हम आईवी के थ्रू ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि ड्रग, जितना डोज हम ड्रग का दे रहे हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जा रहा है। ठीक है, वहां पे हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर रहा है वो ड्रग। इसलिए वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बायो एबिलिटी जो है 100% है। ओके, वही अगर हम ओरल रूट से अगर हम ड्रग को दे रहे हैं तो वहां पे क्या इन्वॉल्व हो जाता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो सर्कुलेट होती है, फिर जाके वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच पाती है। तो वो कहीं ना कहीं जो 100% हमारा बायो एबिलिटी आईवी रूट से हो रही थी वो कम हो जाती है। 65 to 70% ही हमारी रीच कर पाती है ब्लड सर्कुलेशन तक एज इट इज। फिर देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर कर्व से, ठीक है, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम से। तो ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन और एरिया अंडर कर्व जो होगा उससे हम ये रिलेट करेंगे कि कितनी बायो अवेलेबिलिटी है। ओके, फिर देखते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम और डिसोल्यूशन रेट जो है वो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ओके, बायोबिलिटी अगर हम फार्मूला बायोबिलिटी का देखें तो बायोबिलिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया अंडर कर्व ओरल अपॉन एयूसी इंजेक्टेड, एरिया अंडर कर्व इंजेक्टेड इनटू 100। तो ये हमें क्या पता चल जाएगा इससे? परसेंटेज ऑफ बायोबिलिटी, कितने परसेंट हमारी बायोबिलिटी है। फिर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ हम समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्सिस जिसमें क्या लिखा है? प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस पे टाइम होता है। तो अगर यहाँ पे हम समझें इस ग्राफ को समझें तो हमने ड्रग इंजेक्ट किया, ठीक है, तो ये इंजेक्ट करने के बाद उसने क्या दिया? पे यहाँ पे क्या हुआ? ऑनसेट ऑफ एक्शन, यहाँ से उस ड्रग का जो एक्शन है वो स्टार्ट हुआ। कहाँ से? MEC मतलब मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। जब तक किसी भी ड्रग का मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन नहीं आएगा तब तक वो ड्रग जो होगी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, फिर जहां हमने देखा कि वन सेट ऑफ एक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन फेज स्टार्ट हुआ उस ड्रग का। और ये क्या देख रहे हैं? सी मैक्स मतलब कंसंट्रेशन मैक्सिमम। यहाँ इस टाइम पे इस टाइम पे यहाँ पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गया, मतलब पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हो गया उस ड्रग का। फिर इस सी मैक्स पर क्या होगा? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट जितना होगा उतना ही उसका एलिमिनेशन रेट भी होता है उस ड्रग का। फिर सी मैक्स के बाद क्या होता है कि यहाँ से ये पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग क्या होती है? वो धीरे धीरे एलिमिनेट फेज में चली जाती है। एलिमिनेशन उस ड्रग का स्टार्ट हो जाता है। जहां से स्टार्ट हुआ ऑनसेट ऑफ एक्शन और जहां खत्म हुआ उस फेज को क्या कहते हैं? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जहां तक ये क्या हो गया? इस ड्रग का एक्शन यहाँ से यहाँ तक हमें देखने को मिला। ये क्या है तुम्हारा? इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। ओके, एक होता है तुम्हारा MEC मतलब मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की कोई भी ड्रग जो होगी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को पार करना ही पड़ेगा तभी वो इफेक्टिव कहलाएगी, अदरवाइज वो यूजलेस है। ओके, और दूसरा क्या होता है? MEC मतलब मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। अब कोई भी ड्रग जो है वो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन तक ही रीच करे तो बेटर है। अगर उससे ज्यादा अगर वो रीच कर रही है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? टॉक्सिक इफेक्ट या टॉक्सिसिटी उस ड्रग की स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी दो कंडीशंस हैं, पहली क्या है? MEC और दूसरी MSC मतलब मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन जब तक नहीं अचीव करेगी वो ड्रग तब तक उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरा मिनिमम मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, अगर कोई भी ड्रग जो है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के दायरे में रहती है तब तक वो सेफ है, अदरवाइज अगर वो उस सेफ कंसंट्रेशन को क्रॉस कर जाती है तो वो टॉक्सिसिटी लेवल में पहुंच जाती है, मतलब उस ड्रग का टॉक्सिसिटी होने लगता है उस ड्रग की। ठीक है, और जो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन बीच का जो रेंज है उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिक रेंज, सब थ्योरेटिक लेवल। तो दोस्तों आज हमने बात की एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में कैसे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, और हमने बात किया कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। फिर हमने देखा बायोबिलिटी,
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर कमेंट करें, कोई भी अगर डाउट हो, पूछना हो तो आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम टेलीग्राम का लिंक अभी शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी नोट्स जो चाहिए आप सबको, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और नए हैं आप चैनल पे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमसे और हम आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।